हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी पॉलिटी का एमसीक्यू देखेंगे और पॉलिटी में हम लोग यहाँ पे दो तरीके से अपना स्टडी भी करेंगे साथ ही साथ। सबसे ज़रूरी है, अगर आप 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत समझिए कि अवसर है आपके लिए। अगर आपको मौका मिलता है 2-4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने का तो एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जब भी बीपीएससी में या और भी किसी एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछता है तो दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक हो जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट लेवल का और दूसरा होता है फैक्ट लेवल का। अगर आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं तो जितने भी प्रश्न कॉन्सेप्ट लेवल का होगा निश्चित तौर पे आपसे बन जाता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, पीटी के लिए तो सबसे अच्छी किताबें हैं, लेकिन मेंस अगर देना चाहते हैं तो मेंस के लिए एक बार एनसीईआरटी का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और पॉलिटिक्स से संबंधित है हमारा, है ना। बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का संग्रह भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पॉलिटी का हो जाएगा। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रश्न हो जाता है कि 1983 में, है ना, प्रश्न है 1983 में केंद्र सरकार द्वारा 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न पूछता है, एक बार और देखिए, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्नों को पढ़ना सही ढंग से ज़रूरी है। अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ के पढ़िएगा तो अच्छा से आप जवाब दे सकते हैं। तो 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई। इसका आंसर आपको सरकारिया आयोग हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, सरकारिया आयोग हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सरकारिया आयोग से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, सरकारिया आयोग जो है इसकी स्थापना 1983 में हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। हालांकि अगर उद्देश्य की बात करेंगे हम लोग, सरकारिया आयोग क्यों गठित हुआ, इसकी स्थापना क्यों हुआ, तो आप देखते होंगे केंद्र राज्यों के संबंधों के मूल्यांकन के लिए इसका स्थापना किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में भारत यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में, है ना, जो संबंध बनते हैं, इसी संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। जिसमें न्यायमूर्ति जिनका नाम है रणजीत सिंह सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया ये हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाते हैं। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग रखा जाता है ना। इन्हीं के नाम पे इसका जो नाम है सरकारिया आयोग पड़ता है। और ये कमेटी जो बनाई जाती है रणजीत सिंह सरकारिया, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सरकारिया। और ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो हैं या न्यायाधीश हैं। पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, है ना, या क्यों बनाई गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो राज्यपाल के ऊपर बहुत सारे ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं। उस विवाद को ख़त्म करने के लिए भी सरकारिया आयोग एक सुझाव देता है। इस तरीके से सरकारिया आयोग का एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर 13 दिसंबर 1946 हो जाता है ना। 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पेश किया गया। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अक्सर ये सवाल पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया।
बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। कब पेश किया, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। अक्सर पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और इसने संविधान को तैयार करने के लिए, है ना, दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो प्रदान किया। और बाद में भारतीय संविधान के प्रस्तावना का यही जो रूप है जो हम लोग देख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव का यही रूप यहाँ पे धारण कर लेता है। 22 जनवरी 1947 को, है ना, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस संकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ से 2-3 सवाल है जो पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये पूछेगा, डेट याद रखिएगा, है ना, डेट बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। किसने पेश किया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब इसे भारतीय संविधान ने सर्वसम्मति से इसे शामिल कर लिया, तो 22 जनवरी 1947 हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की सभी समितियों में, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। बाकी आप उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्ज़ाम देखेंगे तो पॉलिटी से यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आप राजस्थान पीसीएस की अगर बात करें तो वहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उससे भी सवाल पूछा गया है। यहाँ तक कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हैं, अधिकतर जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे सीडीपीओ हो गया, सचिवालय सहायक हो जाता है, यहाँ तक कि दारोगा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए एक प्रश्न बनाइए और ढेर सारा चीज़ें जो है यहाँ पे अगल बगल ऊपर नीचे जो भी कहें वो सब चीज़ यहाँ पे फैक्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर प्रश्न इससे संदर्भ में अगर देता है तो आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि अभी के समय में अगर हम लोग बात करें तो स्कोर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने से आप सेफ़ जोन में पाए जाएंगे। इसीलिए कुछ सब्जेक्ट होता है, अगर 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट होता है जिस पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की सभी समितियों में, है ना, संविधान सभा की सभी समितियों में मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, है ना, यही प्रश्न है। तो 7 मसौदा समिति में हम लोग देखेंगे तो 7 सदस्य हैं। अगर आप 7 सदस्यों का नाम याद रखते हैं, अगर 7 सदस्य का नाम याद रखते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से आप तुरंत चुन लीजिएगा कि इन सदस्यों में कौन सदस्य है जो शामिल नहीं था, है ना। तो ये हो जाएंगे जेबी कृपलानी। यहाँ पे आंसर जो है सी हो जाता है, जेबी कृपलानी हो जाएंगे, है ना। इसका आंसर क्या है, जेबी कृपलानी हो जाते हैं, क्योंकि मसौदा समिति के सदस्यों में ये नाम नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो संविधान सभा की सभी समितियों में मसौदा समिति बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे 29 अगस्त 1947 को यह मसौदा समिति का गठन हुआ, है ना। मसौदा समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। और इसी समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। और ये जो पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को शामिल किया जाता है। और कहा भी जाता है कि संविधान की रचना में बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। अगर सच में देखा जाए तो संविधान की रचना की जिम्मेदारी जो है सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर के कंधों पर ही थी। सटीक और सही तरीके से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे हो जाते हैं 7 सदस्यों में, सभी सदस्यों को याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इस मसौदा समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद एन गोपालास्वामी अयंगर जो है, एन गोपालास्वामी अयंगर ये भी सदस्य हैं।
अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य हो जाते हैं। डॉक्टर KM मुंशी मसौदा समिति के सदस्य होते हैं। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी सदस्य हो जाते हैं। यहाँ से दो जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है। जैसे देखेंगे एन माधवन राव जो हैं, है ना, एन माधवन राव जिन्होंने BL मित्तर की जगह क्या की, इन्होंने अपनी जगह बना ली। इसलिए क्योंकि इनका तबीयत जो था, स्वास्थ्य हमेशा ख़राब हुआ करता था, जिसके वजह से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और इस जगह एन माधव राव जो हैं स्थापित हो जाते हैं। पूछा जाता है अक्सर। दूसरा देखेंगे हम लोग TT कृष्णामाचारी। ये जो TT कृष्णामाचारी हैं, DD खेतान की जगह ये अपने आप को स्थापित मतलब कर लिए, इसीलिए क्योंकि इनकी 1948 में मृत्यु हो जाती है ना, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी सारे पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत में लघु संविधान कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है। अगर हम लोग 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और यही सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से आपके सामने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, और इसी में कहता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत में लघु संविधान कहा जाता है ना। भारत में लघु संविधान किसको कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन को ही हम लोग लघु संविधान कहते हैं। और यह अधिनियम 1976 में आया, इसे भी याद रखना ज़रूरी है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे संशोधन है जो हुए, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार रूप में देखेंगे और क्यों हम लोग इसे लघु संविधान के रूप में जानते हैं और कहते भी हैं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे देखेंगे 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है ना। 42वां संविधान अधिनियम को संविधान के विभिन्न हिस्सों में इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे ऐसे तथ्य थे, है ना, बहुत ऐसे कानून थे जिसको संविधान में जोड़ा गया। और यही 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए जो मुख्य परिवर्तन है, जिसके बारे में अगर हम लोग यहाँ तक भी देख लेते हैं तो आने वाले जितना भी प्रश्न होगा, है ना, जो भी प्रश्न बनता है आपसे या जो भी प्रश्न पूछा भी जाता है आप निश्चित तौर पे बना लेंगे। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। देखिए भारत के संविधान में, है ना, जो प्रस्तावना है उसी की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 30 शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता शब्द को जोड़े गए, है ना। यहाँ पे जो 30 शब्द आप देख रहे हैं इसी को जोड़ा गया कब, 1976 जो 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। भारत के संविधान में बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। ये हो जाता है समाजवादी, है ना, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के तहत होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 51 का ए कहता है ना, अनुच्छेद 51 का ए है, जोड़ा गया, जिसे मौलिक कर्तव्यों की एक सूची है। जैसे हम लोग देखेंगे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो जाता है, 11 है। और यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग रसिया से लिए थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब वो रशिया गई थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। भारत में हम लोग भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो दिए, लेकिन कर्तव्य की बात कहीं ना कहीं हम ये हो गए थे, तो जिसको यहाँ पे जोड़ा गया। और ये जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन के तहत। और यहाँ पे 51 का ए जो है ये जोड़ा गया। यहाँ पे देखेंगे कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें
तो आप देखिएगा 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है इसमें वर्णन किया गया है। अगर आप 1 से लेकर के 50 तक जो अनुच्छेद है उसको याद रख लेते हैं तो समझिए कि बहुत सारा प्रश्न जो है आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना भी इसमें शामिल किया गया। और देखिए यह अनुच्छेद हुआ 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 39 का ए। 39 का ए जो आर्टिकल है 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य किया जाना। पहले अगर आप देखते होंगे तो देखिएगा जब सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा निरंकुश भी हो जाते थे। कभी कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री से वो लड़ जाते थे किसी बात को लेकर के। तो फिर देखा गया कि बहुत ऐसी समस्या पैदा हो जाता है, तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ कमज़ोर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल की सलाह करने से ही काम करने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। और ये कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्योगों के प्रबंधन में, है ना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 43A जो आर्टिकल है इसको जोड़ा गया। यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा पर्यावरण की रक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है ये। पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम थे 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया और 48 का ए जो है ये ऐड किया गया। इतने सारे जो आपके अधिनियम बनाए गए, जो परिवर्तन आपको जो दिख रहे हैं, इसीलिए इस हम लोग संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के संविधान के, है ना, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है ना। प्रश्न एक बार और देखिए, कहता है संविधान के, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसी में से आप बनाइए, निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, है ना, लिखा गया है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो 5 से लेकर के 11 तक में भारत के लोगों के लिए जो नागरिकता है इसका जिक्र और इसका उल्लेख किया गया है ना। आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग देखिए, भाग जो है ना, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत में जो नागरिकता अपनाया गया उसको हम लोग एकल नागरिकता कहते हैं। हालांकि भारत में जैसे आप राज्यों में रहें या भारत के किसी भी कोना में रहें, आपको केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होगा। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में नागरिकता थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आप यूएसए यानी कि आप अमेरिका के नागरिक तो हैं ही, साथ ही साथ जिस राज्य में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, वहाँ का नागरिकता भी हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन हमारे भारत में केवल एकल नागरिकता ही प्राप्त है। और प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन कितने भाग में और कितने अनुच्छेद में मिलता है। तब हम लोगों ने देखा भाग 2 हो जाएगा और आर्टिकल आपका 5 से लेकर के 11 तक है, इसमें वर्णन किया गया है। तो भारत में नागरिकता संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, उल्लिखित है। हालांकि भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी राजनीतिक केंद्र और राज्यों की परिकल्पना करता है। यह केवल एक ही नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। दूसरी ओर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है बल्कि उस राज्य के विशेष का भी नागरिक है जिससे वह संबंधित है। शिवंग पानी थोड़ा दिए पानी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
छठा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं, है ना। 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किन स्वतंत्र संस्थाओं को, है ना, निम्नलिखित में से किन स्वतंत्र संस्थाओं को भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के सशक्त स्तंभों के रूप में, है ना, संविधान द्वारा परिकल्पित किया गया है। 6 नंबर सवाल है, ठीक है। तो परिकल्पित जो किया गया है, इसमें से अगर आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 6 का आंसर क्या है, डी है, राज्य लोक सेवा आयोग हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। कुछ डिस्कशन भी हम लोग देख लेते हैं। डिस्कशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान केवल सरकार, है ना, केंद्र और राज्य के विधान, कार्यकारी और न्यायिक अंगों का प्रधान होता है ना, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है और वे भारत सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली के सशक्त स्तंभों के रूप में संविधान द्वारा परिकल्पित है। इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे हमको लगता है, जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि सरकार का अंग क्या है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। एक चौथा स्तंभ आप मीडिया को भी बताते हैं, प्रेस को भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ निकाय हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, और ये जो स्वतंत्र रूप से काम करती है यही लोकतंत्र के स्तंभ हो जाते हैं। अगर हम लोग मेंस में पढ़ेंगे तो लोकतंत्र एक अलग से ही टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है मेंस में बनाए जाते हैं। तो चलिए पीटी में भी थोड़ा सा देखिए भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि आप देखते हैं प्रश्न पूछा गया था, बीपीएससी के मेंस में पूछा गया था कि चुनाव भारतीय, यानी कि चुनाव जो है लोकतंत्र का हृदय गति के समान होता है। बिल्कुल सटीक और सही है। लोकतंत्र को जब तक समझेंगे नहीं तब तक बहुत सारी चीज़ें, जो सरकार का जो मॉडल है ना, जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव का जो काम है, वो सब चीज़ें सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत का चुनाव आयोग। देखिए राज्य चुनाव आयोग का काम क्या है, तो राज्य विधानसभाओं के, भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति का क्या करता है, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से उसका चुनाव करवाता है ना। ये चुनाव करवाता है, इसका अधिकार मात्र केवल इसी के पास है, इसमें किसी का भी दखलंदाजी नहीं चल सकता। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब कोई सरकार होता है तो कभी अपना प्रभाव दिखाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कभी कभी करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी एक स्वतंत्र निकाय है। इसका काम क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का जो है ना लेखा जोखा करना इसका काम है ना। और वह सार्वजनिक निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और सरकारी खर्च की वैधता और स्वामित्व पर टिप्पणी भी करता है। कौन, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब यहाँ पे और भी देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं, यूपीएससी हो जाएगा, है ना। राज्यों में आप देखेंगे सभी राज्यों का अपना अपना एक लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग जो है अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती करने के लिए परीक्षा का आयोजित करती है। उसका तय करना, एग्ज़ाम को तय करना, एग्ज़ाम के पैटर्न को ये चेंज करना या जो भी करना, ये उसके लिए एकदम निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र है। ये जो है एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए कब एग्ज़ाम कराएगा, कैसे एग्ज़ाम कराएगा, ये सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। और राष्ट्रपति को अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देता है ना। राष्ट्रपति को जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, ये लोग, यानी कि यूपीएससी जो है राष्ट्रपति को अनुशासनात्मक जो है पद्धति, जो प्रणाली हम लोग देखते हैं, जो मामला है उस पर क्या करता है, सलाह देता है। और वही जब हम लोग राज्यों में जाएंगे, जैसे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का काम क्या हो जाता है, राज्यपाल को अनुशासनात्मक मामलों पर क्या करना, सलाह देना, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग जो है राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो आयोजन किया जाता है, इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। हर राज्यों का अपना पीसीएस है। और राज्यपाल को अनुशासनात्मक मामलों पर, अनुशासनात्मक जो मामला है ना, सलाह ये देता है, इसका काम है सलाह देना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे।
7 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 7 है कि भारतीय संविधान की, है ना, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से उधार ली गई है ना। प्रश्न भी बनाने वालों ने देखिए कैसे बनाया। कहने को तो है उधार लिया गया, लेकिन ऐसा बहुत सारा चीज़ें नहीं दिखता है। खैर चलिए, ये बहुत डिस्कस्टिंग मैटर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, 7 का जो आंसर है ई हो जाता है। चलिए हम लोग बहुत सारा डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान अपनी सामग्री और भावना में अद्वितीय है, हालांकि दुनिया के लगभग प्रत्येक संविधान से उधार लिया गया है, और भारत के संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। तो संविधान के स्रोत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग एक कहें तो इसका रिवीजन ही कर रहे हैं, है ना। रिवीजन के तौर पे हम लोग देखते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो सोर्स हम लोग देखेंगे, जो स्रोत हम लोग देखेंगे, है ना, विदेशी जो स्रोत है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया, कभी कभी जिक्र होता है और पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए संघीय योजना जो है, संघीय योजना जो भारत में लाया गया, यह लाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का जो कार्यालय है, इस पद्धति को हम लोगों ने 1935 के एक्ट से अपनाया। उसके बाद न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक जो विवरण है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो यहाँ पे देखिए संसदीय सरकार की जो कॉन्सेप्ट हमने भारत में जो अपनाया, वह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। कानून का जो नियम बनता है, कानून का जो नियम है, यह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। और विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, भारत में एकल नागरिकता है भाग 2 में, और अनुच्छेद हम लोग देखेंगे तो 5 से 11 में हो जाता है। यह एकल नागरिकता भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ही अपनाया और ब्रिटेन से ही लिया। ठीक है, और कैबिनेट प्रणाली की बात करें, या विशेषाधिकार लेखन की बात करें, या संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, या द्विसदनीयता की बात करें, तो यह भी हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान से ही इसे प्राप्त किया है। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया जाता है, तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यह भाग 3 हो जाता है और 12 से 35 में इसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। और बहुत बार ये भी सवाल पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिया गया, है ना, विदेशी स्रोतों में किस देश से लिया जाता है, तो ये हमारा अमेरिका, यूरोप मतलब अमेरिका हो जाता है। तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जैसे आप देखते होंगे अमेरिका में न्यायपालिका जो है बहुत ही सशक्त है, बहुत ही मजबूत है। तो जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता हम लोगों ने ली है, यह अमेरिका के संविधान से दिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया है। न्यायिक समीक्षा, जो मेंस में अक्सर सवाल पूछा जाता है, न्यायिक समीक्षा भी हम लोगों ने अमेरिका से प्राप्त किया। और राष्ट्रपति का महाभियोग जो है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, यह भी हम लोगों ने अमेरिका से ही प्राप्त किया। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, यह भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया। और यहाँ पे देखते हैं उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही प्राप्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। और देखा जाए तो आयरलैंड के संविधान से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। बीपीएससी का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे 10-12 साल में जो भी प्रश्नों का जो पूछा गया प्रश्न है, उसको ज़रूर एक बार बनाइए, ताकि आपको पता चले क्या क्या ज़रूरी हो जाता है ना। किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को कंप्लीट करना और सिलेबस को अपने दिमाग में रखना। अगर सिलेबस आपके दिमाग में है तो कोई भी कंपटीशन बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो जाता, आराम से और आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है,
है ना, राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यह हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया और अक्सर ये सवाल बहुत बार पूछा गया। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देखेंगे, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का, और बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम है उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है ना, चुनाव का तरीका भी आयरलैंड से ही लिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लें। नेक्स्ट हो जाएगा कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। स्रोत है और यहाँ पे एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि आपका गड़बड़ाएगा नहीं। रिवीजन, देखिए रिवीजन हम बार बार कहते हैं अपने विद्यार्थियों को कि एग्ज़ाम के समय में जो 2 महीने का 1.5 महीने का जो टाइम है इसमें 2 ही काम करना चाहिए। आपने 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर जो भी आपने पढ़ा उसका बैठ करके रिवीजन करिए और जितना भी प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उसी ही बनाइए, या जो भी मार्केट में कभी कभी ऐसा सेट होता है ज़रूर उसको बना लिया करिए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि जितना भी सवाल जो पूछा गया है ना, आयोग के द्वारा जो पूछा गया सवाल है, एक बार ज़रूर उसका अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो चलिए, कनाडा के संविधान से एक सशक्त केंद्र के साथ संघ जो है, ये संबंध जो है, ये जो पद्धति है, ये आपको कनाडा के संविधान से ही लिया गया। और यहाँ पे केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का जो निहितार्थ है ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया जाता है। और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति हम लोग देखते हैं ये भी आपको कनाडा के संविधान से ही लिया जाता है। ठीक है, और देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार जो क्षेत्राधिकार है, सलाहकार जो क्षेत्राधिकार है ये भी आपको लिया गया कनाडा से ही। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए प्रश्न पूछा गया समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना। व्यापार हो जाएगा, वाणिज्य हो गया, समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, यह पद्धति भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जर्मनी का वीमर संविधान जो है, जर्मनी से क्या क्या लिया गया। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है ना, क्योंकि जैसे ही आपातकाल लागू होता है जो फंडामेंटल राइट्स है वो समाप्त हो जाते हैं। मात्र 2 ही अधिकार है जो आपको प्राप्त होता है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये जो लिया गया जर्मनी के संविधान से, विमर्श संविधान से इसको लिया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोवियत संघ यानी कि रसिया से क्या क्या लिया गया। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाता है और यह रसिया से लिया जाता है ना। और 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। चलिए, और प्रस्तावना में न्याय जो है यानी कि सामाजिक न्याय, जैसे प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, तो न्याय भी पूछ सकता है। बहुत सारा चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न बनता और पूछता भी है। जैसे 3 प्रकार के न्याय का चर्चा भी आपको मिलेगा है ना। प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना में जो न्याय जो लिया गया यह भी आपको सोवियत संघ से ही प्राप्त किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया। तो देखिए प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो आदर्श शब्द हैं है ना, जैसे आप देखते होंगे फ्रांसीसी क्रांति में यही शब्द क्रांति पैदा कर दिया। और जर्मन यानी कि कह सकते हैं कि फ्रांसीसी में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, उस लोकतंत्र में ये जो शब्द है गजब का समझिए कि कहर ढाया। और इस तरीके से ये सारी की सारी स्वतंत्रता फ्रांसीसियों को मिल गई। और यही वजह है कि हमने फ्रांसीसी से ये आदर्श जो शब्द हैं, इन शब्दों को हमने अपने प्रस्तावना में क्या किया, अपना लिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पूछा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया, तो संविधान के जो संशोधन है, पूछा गया सवाल है, संविधान के जो संशोधन है, ये सवाल जो है पूछा गया है, ये लिया गया संशोधन। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ही प्राप्त किया। जापानी संविधान से क्या हुआ, तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ना, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, यह जापान के संविधान से हम लोगों ने प्राप्त किया। अब चलिए हम लोग
है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले हम लोग, है ना, क्योंकि टाइम लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जब भी आप कहेंगे कि लंबा वीडियो बने, है ना, काफ़ी, क्योंकि डिस्कशन हम लोग अगर नहीं बात करेंगे, है ना, तो फिर आप समझिए कि बेकार हो जाएगा। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपका रिवीजन एक सही तरीके से हो जाए। और प्रश्न जो भी हम लोग बनाते हैं, प्रश्न को अच्छे तरीके से और सही तरीके से बनाएं, तभी जाकर के फ़ायदा होगा। जब भी आप बना रहे हैं प्रश्न, तो अगर एक प्रश्न गलत आपसे हो जाए तो ज़रूर उसके बारे में मूल्यांकन करिए, ज़रूर उसके बारे में सोचिए। सोर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी की किताबें एक बार अच्छा से स्टडी कर लीजिए, आपका पीटी और मेन दोनों अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा आप कहेंगे कि लंबा वीडियो बनना चाहिए, है ना, तो हम फिर उसी तरीके से हम सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।